नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जिसके स्टॉक ने कोरोना के बाद अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को 3.5 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। पर पिछले एक साल की अगर बात करें तो इस स्टॉक के प्राइस में 10% का करेक्शन देखने को मिला है। मतलब ये स्टॉक एक साल पहले की कीमत से भी कम कीमत पर अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि जरूर ये कंपनी में कोई इश्यू होगा, तो नहीं दोस्तों, कंपनी स्ट्रांग है, उसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है और उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं। उम्मीद से बेहतर भी आए हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट स्पेशली अमेरिका में जो स्लो डाउन की आशंका जताई जा रही है, उसकी वजह से इस शेयर को तगड़ा नुकसान हो झेलना पड़ा है और ये अपने 52 वीक की हाई लेवल से लगभग 68% तक नीचे आ चुका है, डाउन आ चुका है दोस्तों। लेकिन पिछले एक महीने में इस स्ट्रॉन्ग में रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर एक महीने की बात करें तो 6% ये स्टॉक अब जा चुका है और पिछले सिर्फ एक हफ्ते में इस स्टॉक की प्राइस में 13% की स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी गई है। एक साल पहले इस कंपनी का शेयर 4072 रुपए का था, जो अब 3647 रुपए में मिल रहा है, जबकि इसका 52 वीक का जो हाई लेवल है वो 6135 रुपए है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कोफोर्ज कंपनी के शेयर के बारे में, जिसे हम पहले एनआईटी टेक के नाम से भी जानते थे दोस्तों। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स आंकड़ों पर नजर डालेंगे, साथ ही साथ कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उसके वीक पॉइंट की बात कर लेंगे। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स या फिर की फैक्टर्स पर हम नजर डालेंगे और साथ में ही जानेंगे कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है, ये कहां तक जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में दोस्तों। कोफोर्ज एक आईटी सेवा कंपनी है जो एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और सर्विसेज प्रदान करती है। इससे पहले इसका नाम एनआईटी टेक था और अब ये कोफोर्ज के नाम से जानी जाती है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले देखते हैं कि ये कंपनी कहाँ स्थित है। मतलब इंडियन इंडस्ट्री में कहाँ स्थित है। ये शीर्ष 20 भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यातकों में से एक है, एक्सपोर्टर में से एक है। इस कंपनी के प्रमुख ग्लोबल कस्टमर्स में ब्रिटिश एयरवेज, आईएनजी ग्रुप, एसीआई इन्वेस्टमेंट, सेबर, सीटा जैसी कंपनियां शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डिवीजन के लिए प्रोजेक्ट की मार्केटिंग और मोबिलाइज करने के लिए अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी और थाईलैंड में सब्सिडरी कंपनीज की स्थापना की है, उनको इस्टेब्लिश किया है। कंपनी की दुनिया भर में बड़ी आईटी कंपनियों के साथ व्यापारिक साझेदारी है। जैसा कि मैंने बताया है कि पहले इसको एनआईटी टेक के नाम से जाना जाता है, तो आइए जानते हैं कि ये इसका कोफोर्ज कैसे हो गया। तो कंपनी को पूर्व में एनआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के रूप में जाना जाता था और अप्रैल 2003 में इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था। मई 2019 की बात है, लगभग 3 साल पहले एनआईटी और इसके संस्थापक के परिवार के सदस्यों ने कोफोर्ज में कुल लगभग 30.2% हिस्सेदारी, अपनी जो हिस्सेदारी थी वो हल्स्ट वीवी को बेच दी। अगस्त 2019 में हल्स ने एक ओपन ऑफर के जरिए जनता से लगभग 40% की हिस्सेदारी हासिल की और इस तरह कोफोर्ज में अपनी कुल हिस्सेदारी बढ़ाकर 70% से भी ज्यादा कर लिया दोस्तों। और तब से एनआईटी टेक्नोलॉजीज का नाम बदलकर इन्होंने कोफोर्ज कर दिया या फिर कोफोर्ज हो गया। अगर इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात कर ले दोस्तों, तो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ साथ उस पे आधारित डिजिटल बिजनेस असिस्टेंट, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, मल्टी करेंसी, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी चैनल एक्सपीरियंस, इमेज रिकॉग्निशन, आरपीए, एनएलपी और वर्कफ्लो ऑटोमेशन जैसी सर्विसेज प्रदान करती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी है। साथ साथ ये सैप सर्विसेज भी प्रदान करती है, एडवांस एप्लीकेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी प्रदान करती है। अगर इसकी इंडस्ट्री या फिर डोमेन, इसका प्रेजेंस देखा जाए तो इंश्योरेंस में है, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्पिटैलिटी में है, उसके साथ साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, पब्लिक सेक्टर, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया एंटरटेनमेंट, रिटेल एंड सीपीजी, ये सारे डोमेन में इस कंपनी का प्रेजेंस है, ये कंपनी काम करती है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर फंड रेजिंग की बात कर ले तो निजी प्लेसमेंट के आधार पर 10 लाख रुपए के अंकित मूल्य के 3400 अनसिक्योर्ड लिस्टेड रेटेड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का आवंटन किया गया था, जिसका एकत्रित मूल्य 340 करोड़ रुपए तक का है। अगर इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर ले दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सैप, आईबीएम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट,
माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर देखें तो पाथ, एपीजी, एपिल, टिपको, ये सारी कंपनियां, एडब्ल्यूएस जैसी कंपनियां इसके इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शामिल है दोस्तों। जैसा कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एपीएल है, माइक्रोसॉफ्ट की ये पार्टनर है, उसके साथ साथ ये माइक्रोसॉफ्ट है, सैप है, काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इस कंपनी का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उसके बाद अगर फाइनेंस की बात कर ले दोस्तों, तो जल्दी से नजर डालेंगे ये कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर एक नजर डाल लेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो लगभग 22,500 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस जो है 3679, और 52 वीक का हाई इसका 6135 का है। 52 वीक का लो जो है वो 3218 रुपए का है दोस्तों। अगर स्टॉक की पीई की बात करें तो 33.9 का इसका स्टॉक पीई है। इंडस्ट्री पीई 27.4 का है। आरओसी की बात करें पिछले एक साल में तो 32.6% और आरओई 25.4% का है। काफी अच्छे आंकड़े दिखा रही है कंपनी अभी भी, और ये कंपनी काफी शानदार डिविडेंड प्रोवाइड करती है दोस्तों। 1.41% का इसका डिविडेंड यील्ड है, और कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपए है, तो स्प्लिट होने के काफी चांसेस रहते हैं ऐसे में दोस्तों। बुक वैल्यू इसकी 449 रुपए की है। साथ ही देखेंगे क्वार्टरली या फिर ईयरली रिजल्ट जरूर हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेंगे दोस्तों ईपीएस कितना है। 109 रुपए का इसका ईपीएस है। इसके साथ साथ आइए देखते हैं मतलब ईयरली सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई और स्टॉक प्राइस की बात कर ले तो पिछले 10 साल में इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो रहा है वो लगभग 15% का रहा है दोस्तों। 5 साल के लिए 18% सीएजीआर से बढ़ा है इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। 3 साल के लिए 21% और पिछले एक साल में 38% का ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। इसके साथ साथ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो 10 साल के लिए 13%, 5 साल के लिए 20%, पिछले 3 सालों के लिए 17% और पिछले एक साल में लगभग 41% का स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है ये कंपनी। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 10 साल के लिए 29% का काफी अच्छा स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिखा रही है। 5 सालों में भी 46% का इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर रहा है। 3 सालों में जरूर 41% रहा है, और पिछले एक साल में जैसा कि हम जान रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि ये अपने पिछले साल से भी, एक साल पहले की कीमत से भी कम में अभी अवेलेबल है दोस्तों। तो ये -7% का इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर है पिछले एक साल के लिए। इसके साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो आरओई की बात कर ले तो 10 साल के लिए 19%, 5 साल के लिए 21%, 3 साल के लिए 22% और लास्ट 1 ईयर के लिए 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा रही है कंपनी। तो काफी शानदार ग्रोथ कर रही है दोस्तों। हाँ, कोरोना के बाद जरूर इनका फायदा जो है वो बढ़ता गया है। एक पीक पीरियड के बाद वही होता है कि कोई स्टॉक जब अपना पीक पीरियड छू लेता है तो उससे काफी डाउन आ सकता है, और मैं जैसा कि हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अमेरिका में जो हालात चल रहे हैं उसके वजह से इस स्टॉक की प्राइस जो है वो पिछले एक साल में 7% का डाउन ट्रेंड दिखा रही है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। इसके साथ साथ अब देखेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। अगर देखेंगे कि मार्च 2021 में क्या स्थिति थी, उसके बाद देखेंगे दिसंबर 2021 और मार्च 2022 के आंकड़े यहाँ पर हम देख लेंगे। मार्च 2021 में जहाँ इसका जो टोटल सेल्स था वो 1262 करोड़ रुपए का था, और नेट प्रॉफिट था 133 करोड़। वो बढ़कर हो गया दिसंबर 2021 में 1658 करोड़ का सेल्स, और प्रॉफिट बढ़कर हो गया 184 करोड़। और उसके साथ साथ अगर मार्च 2022 की बात कर ले दोस्तों, तो 1743 करोड़ कंपनी का टोटल सेल्स है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 208 करोड़ रुपए का है। अगर देखें तो कंपनी कंटिन्यूस, अगर आप ये सारे आंकड़े देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूस प्रोग्रेस कर रही है। कंपनी का सेल्स कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव है, और सेम चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी काफी शानदार परफॉर्मेंस कर रही है दोस्तों। अब देखेंगे कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर पिछले कुछ समय से बात करें तो कंपनी के मार्च 2017 के आंकड़े देख लीजिए। 2802 करोड़ रुपए का इसका टोटल सेल्स है, और 250 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट है। उसके बाद 18 में इसका टोटल
सेल्स लगभग 3000 करोड़ रुपए, 280 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, फिर 403 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 44 करोड़ रुपए का, 456 करोड़ रुपए का और 662 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो चुका है कंपनी को पिछले ईयर में, मार्च 2022 के आंकड़े अगर देखें दोस्तों। और अगर ईयरली बात कर ले तो काफी शानदार आंकड़ा दिख रहा है, 456 करोड़ रुपए से बढ़कर 662 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट हो चुका है। तो काफी अच्छी छलांग लगा रही है कंपनी। इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो तत्कालीन कारण है जिसके वजह से कंपनी का स्टॉक डाउन जा रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो मार्च 2021 में जहां इसमें 14.62% की हिस्सेदारी थी, वही जून 2021 में 19.42, उसके बाद सितंबर में 20 से ज्यादा, दिसंबर में जरूर इसमें थोड़ी सी कमी आई थी, 19.12% ही रह गया था। मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के होल्डिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन फिर से मार्च 2022 में अगर देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से एक बार इसमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं और 22.40% का इनका स्टेक रहा है मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार। अब जल्दी से नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के रिवेन्यू स्प्लिट पर। जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर देखें तो बिजनेस सेगमेंट वाइज अगर इसके रिवेन्यू स्प्लिट पर नजर डालें तो बीएफएसआई इस बिजनेस सेगमेंट से कंपनी का लगभग 50% का रिवेन्यू आता है, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स से 20% का रिवेन्यू, मैन्युफैक्चरिंग मीडिया एंड अदर बिजनेसेस से इसका 30% का रिवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर जियोग्राफी वाइज अगर रिवेन्यू स्प्लिट की बात कर ले तो अकेले यूएस से इनका 49% का रिवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों, जो काफी बड़ा है। और ये शायद आपको समझ में आए कि यूएस का इस कंपनी पर ज्यादा असर क्यों हुआ है, हम फिर से बात जरूर करेंगे। यूरोप और मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका, मिडल ईस्ट और अफ्रीका की अगर ज्योग्राफी देखें तो 37% का इसमें जनरेट कंट्रीब्यूशन करती है इसके टोटल रिवेन्यू में दोस्तों। अगर ये दोनों कैलकुलेट कर ले तो लगभग 86% का रिवेन्यू इनका सिर्फ जो है वो सिर्फ यूएस और मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका से आता है। अगर एशिया की बात करें तो 9% का ही रिवेन्यू है और इंडिया का जो है वो सिर्फ 5% का रिवेन्यू है दोस्तों इस कंपनी के टोटल बिजनेस में। अब नजर डालेंगे कंपनी के रिजल्ट्स पर दोस्तों। अगर रिजल्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पर हमने आपके लिए काफी अच्छे आंकड़े लाए हैं। Q4 2022 की पहले बात कर लेते हैं। इनके रिवेन्यू की बात कर ले दोस्तों तो अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से तो इनके रिवेन्यू में काफी जबरदस्त इजाफा हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35% का इनको इजाफा मिला है और क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 5% का इजाफा हुआ है इनके रिवेन्यू में। अगर इबिटा की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे लगभग 10% और लगभग 53% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका इजाफा देखा जा सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 13% का इनका क्वार्टरली बेसिस पर बढ़त देखी गई है और लगभग 52.5% की इनकी ईयरली बेसिस पर देखी गई है बढ़त, सिर्फ पैट पे या फिर मार्जिन पे दोस्तों। ये आंकड़े हैं पूरे डॉलर्स में और यहाँ पर इन्होंने इंडियन नेशनल करेंसी या फिर आईएनआर में भी दिए हैं इनके आंकड़े। अब देखेंगे कंपनी के टोटल FY 22 के आंकड़े। पिछला जो था वो क्वार्टरली रिजल्ट हम देख रहे थे दोस्तों और अब देख लेंगे ईयरली रिजल्ट। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 627 करोड़ रुपए से बढ़कर 866 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट, तो लगभग इनका रिवेन्यू 38% का इस रिवेन्यू में इजाफा हुआ है। अगर इबिटा मार्जिन की बात कर ले तो इसमें लगभग 44% का इजाफा देखा गया है, 113 से बढ़कर 162 करोड़ रुपए और पैट में भी 61 करोड़ रुपए से लगभग 90 करोड़ रुपए इनका जो है वो प्रॉफिट रहा है। लगभग 45% की बढ़ोतरी देखी गई है इनके लैंडमार्क मतलब ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी में। अब देखेंगे दोस्तों कंपनी के वो की फैक्टर्स जिसके बेसिस पे कंपनी की जो टारगेट प्राइस या फिर शेयर का आगे की चाल डिसाइड होती है। सबसे पहले देख लेंगे दोस्तों कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। तो अगर ऑर्डर बुक की बात कर ले तो यहाँ पर हम नजर डालेंगे कंपनी के ऑर्डर बुक पर। लेकिन उससे पहले अगर FY 22 के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो ये कुछ हाइलाइट्स है दोस्तों जो हमने देखे हैं, जैसा कि 38% रेवेन्यू अप हुआ है एक साल में, उसके बाद EBITDA जो है 42% और पैट हुआ है 45% अप, और ये इनके लिए एक लैंडमार्क ईयर साबित हुआ है दोस्तों।
इसके साथ साथ जैसा कि मैं बता रहा था कि इनके ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं, तो ये है क्वार्टरली ऑर्डर बुक के आंकड़े दोस्तों। अगर देखें यहाँ पर तो टोटल की बात कर लेंगे हम, सीधा डिटेल्स में ना जाते हुए। 201 करोड़ रुपए का 201 मिलियन डॉलर्स का इनका ऑर्डर बुक था Q4 2021 में, जो Q3 यानी कि सितंबर 2021 में हो गया 248 मिलियन डॉलर्स। और उसके बाद Q4 2022 में मतलब मार्च 2022 में ये हो गया दोस्तों 301 मिलियन डॉलर। उसके बाद उसके साथ साथ अगर ऑर्डर बुक की बात करें, टोटल ये था उनको कितने ऑर्डर्स मिले उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पर हम टोटल ऑर्डर देख रहे हैं कि कंपनी के पास Q4 2022 के हिसाब से लगभग मार्च 2022 के हिसाब से लगभग 720 मिलियन डॉलर के ऑर्डर ऑलरेडी पेंडिंग है दोस्तों। और इसमें से अगर देखें तो 93% जो है वो इनका रिपीटेटिव बिजनेस है। इनके क्लाइंट ने इस पर भरोसा जताया है और उनके क्लाइंट इनको कंटिन्यूअस बिजनेस देते जा रहे हैं जिन्होंने रिन्यू किए हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स। तो 93% है, काफी अच्छा नंबर है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर देखिए तो क्लाइंट एडिशन की बात करें, कितने नए क्लाइंट्स कंपनी ने जोड़े हैं, तो एक क्वार्टर में सितंबर 2021 के क्वार्टर में जहां पर इन्होंने 11 क्लाइंट जोड़े थे, वही मार्च 2022 के आंकड़ों, माफ कीजिएगा, मार्च 2021 और मार्च 2022 की बात करेंगे हम। मार्च 2021 में इन्होंने 11 नए क्लाइंट जोड़े थे और वो मार्च 2022 में 12 जोड़े हैं। और दिसंबर 2021 में इन्होंने 13 नए क्लाइंट जोड़े थे दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी के की हाइलाइट्स पर अगर नजर डाल ले तो जैसा कि मैं बता रहा था कि कंपनी जो है वो इन फैक्टर्स पर डिसाइड होती है। इन फैक्टर्स के बेसिस पर इनके शेयर की प्राइस बढ़ती है और उस पर हम नजर डालेंगे। अगर रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू 17,429 मिलियन इंडियन रुपीस रहा है। रिवेन्यू में 35% की अप, उसके साथ साथ इबिडा में 55% की अप देखने को 52% की अप देखने को मिली है यूएसडी में। उसके साथ एट्रिशन जो है बाकी कंपनीज में काफी बड़ा एट्रिशन था, यहाँ पर लगभग 18% का एट्रिशन दिखा रही है। मार्च 2022 के हिसाब से कंपनी का जो टोटल स्ट्रेंथ है या फिर टोटल हेड काउंट है वो 22,500 का है। और 12 न्यू लोगो वेयर ओपन ड्यूरिंग द क्वार्टर। इस क्वार्टर में इन्होंने, ये क्वार्टरली आंकड़े थे दोस्तों, तो इस क्वार्टर में 12 न्यू लोगो ओपन किए हैं कंपनी ने। अगर पूरे FY 2022 की हम बात कर ले दोस्तों, तो रिवेन्यू में लगभग 64,320 मिलियन का इनका रिवेन्यू रहा है। इसके साथ साथ इबिडा मार्जिन में लगभग 19% की बढ़ोतरी देखी है ईयरली मार्जिन पर। उसके साथ साथ 11 लार्ज डील कंपनी ने क्रैक की है और इनकी 100 मिलियन प्लस से भी ज्यादा की इनकी टोटल हो रही है, तो टीसीवी हो रही है। इसके साथ साथ 10 मिलियन डॉलर का रिवेन्यू क्लाइंट इंक्रीज हुआ है कंपनी के टोटल रिवेन्यू में पिछले साल से ज्यादा। तो ये सारे हाईलाइट है दोस्तों। ये एक एक पढ़ने जाऊंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मैं नहीं चाहता कि अपना वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर हम कंक्लूजन की बात कर ले दोस्तों, तो लेकिन इससे पहले भी दोस्तों हमारे पास और कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। कंपनी हाल ही के दिनों में रिवेन्यू बढ़ाने और जियोग्राफिकल और कस्टमर प्रेजेंस बढ़ाने के लिए दोस्तों काफी सारे एक्विजिशंस किए हैं, ठीक है। तो ये एक्विजिशंस की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो हाल ही में कंपनी ने डिजिटल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म डिजिटल फाउंड्री का बीटा संस्करण लॉन्च किया, जो क्विकली डिजिटल सॉल्यूशन तैयार करने में कंपनी को सक्षम बनाता है। उसके साथ साथ फर्म ने एक नेक्स्ट जेन क्वालिटी इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म कोटैप कॉग्निटिव टेस्ट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म विकसित किया, जो टेस्ट एनालिटिक्स प्रदान करता है और टेस्ट मामलों के ऑटो हीलिंग की अनुमति भी देता है दोस्तों। फर्म ने डक क्रीक डेटा इनसाइट, डक क्रीक का नाम आपने सुनाई होगा दोस्तों। ये काफी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इसके प्रोफेशनल काफी कम है और इसमें काफी कंपटीशन कम है। तो डक क्रीक डेटा इनसाइट और डक क्रीक कस्टमर 360 प्लेटफॉर्म को शामिल करने के लिए उसने अपने फुट स्टेप्स का विस्तार किया है और इससे बीमा वर्टिकल के उद्देश्य से अपनी जो फुल स्यूट डक क्रीक क्षमता है उसका भी विस्तार किया है दोस्तों। कोफोर्ज ने वित्त वर्ष 2020 के दौरान विश्वक्स आईटी कंसल्टिंग और एक म्यूलसॉफ्ट और बिग डेटा स्पेशलिस्ट में किए गए निवेश के माध्यम से डिजिटल इंटीग्रेशन और प्रोसेस ऑटोमेशन स्पेस में अपने ऑफरिंग कॉम्बिनेशन को बढ़ाया है, जिसमें कंपनी ने पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर लगभग 58% की हिस्सेदारी हासिल की है।
अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 12 अप्रैल 2021 को कोफोर्ज ने एसएल के ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को उसमें 918 करोड़ रुपए का निवेश किया और उसकी 60% की हिस्सेदारी हासिल की। इसके लिए एक समझौता किया गया है और एसएल के ग्लोबल के पास उत्तरी अमेरिका में बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में गहरी डोमेन विशेषज्ञता है, स्पेशलिटी है दोस्तों। ये मजबूत विकास क्षमता वाले मार्केट क्लाइंट्स के साथ कई लॉन्ग टर्म और स्केलेबल रिलेशंस का फायदा उठाने के हिसाब से किया गया इन्वेस्टमेंट देखा जा रहा है। आइए अब देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का देखकर अगर देखें दोस्तों तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफी शानदार रहा है। और अभी हमने इसके फ्यूचर प्लान्स की भी बात की तो फ्यूचर भी काफी अच्छा दिख रहा है कंपनी का। हाँ, अगर देखें तो अमेरिका से इसका लगभग 50% का रिवेन्यू जनरेट होता है, उसके वजह से जरूर इसको काफी तगड़ा झटका लग रहा है अमेरिका में स्लो डाउन की आशंका से। और उसकी वजह से ही इसका जो स्टॉक का प्राइस है दोस्तों वो लगातार नीचे की तरफ मुड़ रुख कर रहा था। लेकिन जबकि अब जो बॉन्ड यील्ड की समस्या थी, जो इंटरेस्ट रेट रेज होने की समस्या थी, वो अब सेटल डाउन होते हुए दिख रही है। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज को कि ये होने वाला है। तो आईटी क्षेत्र में फिर से एक बार बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि और इसी वजह से कंपनी अगर देखे तो इसके स्टॉक में लगभग एक महीने में 6% और पिछले एक ही वीक में 13% की बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। तो ओवरऑल दमदार आउटलुक, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, एग्रेसिव फ्यूचर प्लान्स, ओवरऑल इन्वायरमेंट एडवांटेज और बीते 2 साल में इतने शानदार रिटर्न के बाद इस कंपनी के शेयर पर बुलिश सेंटिमेंट अभी जारी रहने की उम्मीद है दोस्तों। जरूर पिछले एक साल में इसमें काफी कमी आई है, 7% डाउन कर चुका है पिछले एक साल की कीमत में। लेकिन इसके काफी रीजंस है दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया, अमेरिका है, स्लो डाउन है, इन्फ्लेशन है, उसके साथ साथ बॉन्ड यील्ड है, इंटरेस्ट रेट है। तो ये सारे रीजंस जो है वो एक बार सेटल डाउन हो जाएंगे तो इस शेयर में बुलिश सेंटिमेंट जरूर वापस आ सकता है दोस्तों। और कंपनी का आउटलुक या फिर कंपनी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी अगले कुछ महीनों में ये शेयर जरूर 4500 की अपनी लेवल जो है वो जरूर पाएगा। और यही इसकी टारगेट प्राइस सेट होती दिख रही है दोस्तों अगले कुछ महीनों में। तो दोस्तों आज हमने देखा कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में हमने बात कर लिया, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उसके फ्यूचर प्लान्स, की फैक्टर्स, ये सारी चीजें हमने देख ली। और उसके बेसिस पे कंपनी की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है वो भी हमने जान लिया। आशा करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में और आपको हेल्प करेगी एक अच्छा स्टॉक चुनने में। तो आज की वीडियो में मैं यही रुकता हूं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।